अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, जो कि टिम्बर मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 8 बजे मार्केट बंद करने का और 11 बजे 10:30 से 11 बजे हॉल्स बंद करने का, तो उस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और फर्स्ट से जो है इस पर इम्प्लीमेंट भी होगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक कारोबारी तबके के लिए एक अच्छी दस्तक है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है, डीसी का भी स्टेटमेंट आया डीसी का कि इस वक्त हमने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हमसे मुशावरत होगी फिर इस पर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस तरह का फेडरल गवर्नमेंट को कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था। इस वक्त मुल्क जो है माशी बहरान का शिकार है। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए हमें वर्किंग आवर्स बढ़ाने होंगे, ना कि वर्किंग आवर्स कम करने होंगे। मुझे एक चीज़ मंतक कभी भी समझ में नहीं आई पाकिस्तान में, ये क्यों कोई भी चीज़ होती है तो बंद कर दो। अगर कोई टारगेट किलिंग बढ़ गई, डबल सवारी बंद कर दो। दहशतगर्दी बढ़ गई, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स बंद कर दें। बिज़नेस में अब जब आप माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं तो बिज़नेस बंद कर दें। ये तरीका गलत है। कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मौदूद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था, काम काम और सिर्फ काम। हमें उसको देखना चाहिए। इस वक्त आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये कह रहे हैं हमें तवानाई का बहरान है, हमें तवानाई का मसला है, हमें जो है फ्यूल्स के पैसे नहीं है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा जो अगर आपने स्टेप उठाना था वो ये उठाना चाहिए था कि तमाम वज़रा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और जितने ब्यूरोक्रेसी है, जितनी टेक्नोक्रेसी है, उनकी जो मराहत हैं, जिसमें बेसिकली जो इस तरह फ्यूल इनको फ्री मिलता है और गाड़ियाँ जो दी गई हैं, सरकारी गाड़ियाँ वापस लें। सरकारी फ्यूल की जो इनको फैसिलिटी है उसको वापस लें। जो बिजली के फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी इदारों में के मुलाजिम हों, चाहे वज़रा हों, चाहे उन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम हों, उनसे वो फैसिलिटी वापस ली जाए। जब एक आम आदमी जिसकी 20 से 30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो अपना बिजली का बिल पूरा देता है, वो अपने जो है तमाम अखराजात खुद पूरे करता है, वो अपने पेट्रोल के, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का जो भी फ्यूल है, हर शख्स जब अपना पूरा करता है, तो फिर वज़रा और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी किस लिए, ये ख़ास मुराद किस लिए हैं? जब हम मुल्क के बहरान का शिकार हैं, सबसे पहले तो आप अपनी फैसिलिटीज़ ख़त्म करें ना, फिर आप आवाम की तरफ आएँ। और ताजिर तबका क्यों? हमने क्या बैंक से पैसे लिए हुए? हमने क्या हुकूमत का सरमाया जो हम कारोबार कर रहे हैं? सरमाया हमारा, मेहनत हम करते हैं, अपने अखराजात खुद पूरे करने के साथ बच्चों की एजुकेशन, हमारे वालिदैन की हेल्थ, ये तमाम जिम्मेदारी हम उठाते हैं। भत्ते हम देते हैं, रिश्वतें हम देते हैं, और इसके बाद हमारा कारोबार बंद कराया जाता है। ये ज़्यादती है और जुल्म है। अच्छा सर, मैं अभी कुछ टाइम पहले कहीं बैठी हुई थी, तो वहाँ पर एक कॉल उन साहब को रिसीव होती है। वो उस कॉल में ये कहा जाता है कि भाई सईद गनी साहब की फ़ैमिली जो है वो आ रही है किसी सैलून में, और वहाँ पर वो पेड नहीं करेंगी, अनपेड उनको जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाए। तो क्या ये सैलून्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका सैलून अपना भी है, तो क्या वो अपने लिए कुछ ना सोचें? क्या ये जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, क्या इनकी 10, 12, 15 हज़ार देने की भी औकात नहीं है? मैं अगर इस तरह का कोई केस हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत करता हूँ सबसे पहले। और जहाँ तक मैं सईद गनी साहब को या नासिर शाह साहब को जानता हूँ, ये ऐसे लोग नहीं हैं कि इस तरह का काम करें। अगर किसी ने इनका नाम इस्तेमाल किया है तो उसकी इनको तफ्तीश करनी चाहिए और उसका सदेबाब करना चाहिए। और कोई भी किसी भी किस्म का जो शख्स हो, इवन कि मैं खुद भी, जैसे कि मैं ताजिर रहनुमा हूँ, मुझे कहीं भी ये हक़ नहीं है कि मैं फ्री में कोई काम करवाऊँ। ठीक है, कोई भी चीज़ की जो जायज़ कीमत है मुझे उसको अदा करनी चाहिए, जायज़ तरीके से अदा करनी चाहिए। ये चीज़ें जुल्म है, ये जुल्म नहीं करना चाहिए। चाहे कोई किसी भी किस्म की फैसिलिटी वो कोशिश करे कि अपने ओहदे के ब्याह पे लेने के या अपनी फैमिली के लिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि सर, महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है, साथ साथ जो है स्ट्रीट क्राइम्स या डकैती की वारदात, इसके अलावा दूसरी और जो चीज़ें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। दूसरा ये कि मंशियात की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो मंशियात ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है उनके पास? और घर मतलब स्ट्रीट क्राइम से क्या वो सारा पैसा उनके पास आ रहा होता है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट, और ड्रग्स का जो पेडलर्स वाला जो एलिमेंट है वो इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट। स्ट्रीट क्राइम है, इसमें जो अब तक की तफ्तीश है, मैं ये नहीं समझता हूँ कराची के बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बाहर से लोग आके यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जो है, जो हमने अंदाज़ा लगाया, इंक्रोचमेंट्स,
इलीगल जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको देखना पड़ेगा और उसके बाकायदा फॉरेंसिक करके जो इलीगल लोग हैं उनको अरेस्ट करके उनके मुल्कों में भेजा जाए। दूसरे सूबे से जो आए हुए लोग हैं उनकी भी फॉरेंसिक करके उनके मामलात को भी देखा जाए, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। और आज के दौर में क्राइम और क्रिमिनल को अरेस्ट करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का और फ़ायदा उठा के हम इसको काबू कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ये इतना मुश्किल ना होता जो अभी हमारे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है शारे फैसल पे, तो ये क्या था? हमारे सिक्योरिटी इदारे एहलकार हो गए या इदारे हो गए वो खुद महफूज नहीं है, तो वो हमें कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? देखिए इसमें बिल्कुल ये बात सही है, जो चीज़ मेरिट पे नहीं होगी तो उसके रिज़ल्ट इस तरह के आते हैं। जो चीज़ अगर हमारे जिस तरह से फ़ौज के अंदर मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होती हैं, अगर पुलिस के अंदर भी मेरिट के अंदर ऊपर भर्तियाँ हों और लोगों को जायज़ हक मिले तो इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सकता है। क्योंकि जो पुलिस या फ़ौज या एजेंसीज़ के अंदर जो लोग आते हैं ना, उनको एक माइंड सेट होता है, लोगों को शौक़ होता है कि मैं पुलिस में जाऊँ, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी में जाऊँ। जिन लोगों को शौक़ होता है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिफारिश सियासी माहौल है, जिसकी वजह से पुलिस में जो भर्तियाँ सियासी भर्तियाँ हुई हैं उसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और इवन के पुलिस का CCPO का ऑफिस भी जो है इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार हुआ। तो इन चीज़ों को बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो बहुत आगे की सोच के क्राइम करता है, दहशतगर्द बहुत आगे का सोच के आता है और हमारी जो फोर्सेज हैं वो वहाँ तक सोच नहीं रही या उनका विज़न जो है वो कम हो गया है। तो उसके लिए बिल्कुल ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये इदारों को सोचना चाहिए कि उनको किस तरह हैंडल करते हैं। आपने बात की थी मंशियात की, देखिए मंशियात का एलिमेंट बहुत ख़तरनाक है, ये हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। अगर इदारे ऊपर बैठे हैं वो ये समझ रहे हैं कि इससे उनको ज़्यादा डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। उनके बच्चे भी कल इस मंशियात का शिकार होंगे अगर इसको काबू नहीं पाया गया। मंशियात फरोशों को जो पैसा मिलता है, जो मंशियात ख़रीदने वाले लोग जाते हैं वो इस शहर के गटर के ढकने चोरी करते हैं। आप देखेंगे फुटपाथ के ऊपर जो रोड्स लगी हुई होती हैं, जो बैरियर्स लगे हुए होते हैं या ग्रिल्स लगी होती हैं, वो बाकायदा काट के उनको फ़रोख्त करके अपना मंशियात का नशा पूरा करते हैं। गाड़ियों के शीशे, कार्स के शीशे जिस तरह निकलते हैं, और भी बहुत किस्म के छोटे छोटे क्राइम करके ये मंशियात जो इस्तेमाल करते हैं वो उसका फ़ायदा उठा के वो अपना मंशियात का खर्चा पूरा करते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनको निकाल चुके होते हैं, आपका माशरा उनसे जो है बाइकाट कर चुका है। तो ये मामला फैलते जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली एंटी ड्रग फोर्सेस जो हैं उस पर बहुत काम करें, क्योंकि स्पेशली आपका ओल्ड सिटी एरिया, लियारी का एरिया, यहाँ पे मंशियात की डीलिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना पड़ेगा और इसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कल मेरे ही बच्चे नहीं बचेंगे और इदारों के जो लोग हैं उनके बच्चे भी बचना मुश्किल हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि इदारों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा, या फिर कहते हैं कि जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेना? हम कह सकते हैं कि इदारे शायद इसमें नाअहल लोग भी हों और कुछ ना भी पता हो और कुछ लोग इन्वॉल्व भी होंगे। ठीक है, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा नेटवर्क बगैर किसी के इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता। इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट होगी जिससे ये इतना बड़ा मंशियात का जो नेटवर्क पकड़ा जाता है। आज तक जुल्म और अलमिया ये है कि 75 साल में हमने ये नहीं देखा कि मंशियात का कोई बहुत बड़ा डीलर पकड़ा गया हो या मंशियात के जो बहुत बड़े लोग काम करने वाले कैफरे किरदार तक पहुँचे हो, आज तक हमें नज़र नहीं आया। वो छोटा मोटा तो पकड़ा जाए तो, और ज़्यादातर तो लोग आप देखें, हम ये देखते हैं कि कस्टम वालों ने या फोर्सेज ने इनको पकड़ा है तो गाड़ी छोड़ के वो ड्राइवर भाग गया, फलाना भाग गया। तो बस ये सोचने की बात है और इदारों को इस पर सोचना पड़ेगा कि ये जहर, ये मत सोचें कि आम आवाम के बच्चों के जहर के रगों में जाएगा, ये आपके घरों तक पहुंचेगा, ये हमारे घरों तक पहुंचेगा। हमें इसको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इस माशरे को, इस मुल्क को बचाना है तो मंशियात के ख़िलाफ़ जंग ज़रूरी है। आज अब जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की हम बात करें तो वहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा जो है बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो इस साइड पर ज़्यादा आ चुके हैं। हम बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ खुलेआम हो रही है। देखें, जो इस वक्त ख़तरनाक नशा है जिसको आइस कहा जाता है, बिल्कुल ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारा बहुत इजी अवेलेबिलिटी है बच्चों में। ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ। मेरे 3 साल मैंने जिला वतनी काटी है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने वहाँ की पार्लियामेंट्स के इजलास में मैंने बाकायदा उनके इजलास देखे हैं जिसमें इस पर डिबेट्स हुई हैं और पुलिस को स्पेशल फ़ंड दिए गए हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पॉश एरियाज़ में ये नशा बहुत ज़्यादा तरात कर चुका है और इसको रोकने के लिए हमारे, फिर मैं वही बात करूँगा, एंटी ड्रग फोर्सेस को बहुत काम करना पड़ेगा कि
और इसको हर हालत में इसको ख़त्म करने के लिए ये इतना आसान नहीं है। तो बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन इस पे काम ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी नस्लें ख़राब हो जाएंगी। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि बढ़ती हुई महंगाई, इससे आवाम कहाँ तक बच सकती है? आपके पास भी जो है वो मज़दूर होंगे, जो लोग डेली वेजेस पे भी काम कर रहे होंगे, सैलरीज़ पे भी काम कर रहे होंगे, तो क्या एक 30 से 35 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स या 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स क्या अपने बच्चे को एजुकेशन दे सकता है इस महंगाई में? क्या अपने बच्चे को वो पेट भर खाना खिला सकता है? क्या वो अपने बच्चे की उस जायज़ ख्वाहिश को पूरी कर सकता है जो वो उससे कर रहा है? देखें अलमिया, तो ये है कि इस वक्त एजुकेशन प्रायोरिटी पे अब नहीं है, प्रायोरिटी है उसके घर का किचन। इस वक्त कोई भी शख्स 30-35 हज़ार की तनख्वाह में सिर्फ अपना किचन भी पूरा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत बड़ा मामला है। हमने अभी अपने स्टाफ की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन आप यकीन करें हमने 10% जो सैलरीज बढ़ाई हैं वो हमारी जो पास आके रो रहे हैं कि सर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। और इस वक्त हमारा कारोबार भी तबाह हो चुका है। इस वक्त आपको पता है कि जो माशी हालात हैं, हमने पॉलिसी ये बनाई है अगले 1 साल तक हम किसी तरह अपने स्टाफ को नहीं निकालें, लेकिन पेशतर लोगों ने अपने स्टाफ को फारिग कर दिया, क्योंकि उनके बाद ना घर के मकान का किराया दे सकते हैं बहुत से दुकानदार, ना अपने दुकानों का किराया निकाल पा रहे हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है। तो आम आदमी जिसकी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसके लिए तो इस वक्त सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम नहीं होती तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी कर जाते हैं। हमारे पास आप यकीन जी कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की है। और ये तो अब थोड़ा बहुत हमारे जो मदारिस और उलमा किराम ने जो चीज़ें बताई हैं कि भाई खुदकुशी हराम है, तो बहुत से लोग इससे बचे। आप यकीन करें मेरे पास लोग आते हैं, रोते हैं और बता रहे हैं हम खुदकुशी कर देंगे हम। नहीं तो लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट के लिए डूब के मर जाने का मकाम नहीं है कि उनके ही जो लोग उनको कुर्सियों पे बैठाया है, जिन लोगों ने, जो लोग उनका घर उनका किचन चला रहे होते हैं, आज वो लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। नहीं, मैं बोलूँ हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम नहीं है, डूब मरने का मकाम तो हमारे लिए कि हमने जिनको अपने सर पे बिठाया वो हमारी लाशों पे सियासत कर रहे हैं। हमारे वोटों से जो असेंबलियों में जाते हैं, जो हमारे वोट ना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बहुत से लोग हम वोट डालने नहीं जाते तो हमारे वोटों पे वो थप्पे मार के, जो थप्पा माफिया असेंबलियों में जाती है वो हमारी लाशों पे सियासत करती है। वो हमारी लाशों पे हमारे बच्चों के कफन का पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई का टैक्स ये अपने बच्चों के खून में डाल रहे हैं, तो इनकी नस्लें भी इंशाल्लाह बर्बाद होंगी। मैं ये बात आपको बता दूं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ और मैं बद्दुआ दे रहा हूँ हुक्मरानों को कि जिन्होंने आज हमारे हाल ये कर दिया कि हम ना हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, ना हम अपने बच्चों की पूरी ख्वाहिशात को पूरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो साथ जो हमारे मुलाजिम हैं उनके घर का राशन पूरा नहीं हो सकता। आज आप देखें जो हमारे NGOs हैं, जो भलाई इदारे हैं, जो लोगों के राशन का मसला हल कर रहे थे, जो आपके खाने का मसला हल कर रहे थे, आज उनके पास भी फंड नहीं पहुँचे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपके शॉप्स बंद होना शुरू हो गई हैं, बिज़नेस आपका सफ़र करना शुरू हुआ है, लोग डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं मार्केट में। लेकिन आप यकीन करें कि हमारे हुक्मरान के पास कानों पे जूं तक नहीं रही, ना इन्होंने अपनी मराद ख़त्म की है, ना इन्होंने आवाम को जीने का हक छोड़ा है। लेकिन सर इनकी अय्याशियाँ तो पूरी है ना, इनके साथ गार्ड्स हैं, इनके साथ जो हैं इनका फुल प्रोटोकॉल चल रहा होता है। क्या उस प्रोटोकॉल के लिए इनको गाड़ियाँ दरकार नहीं होती, इनको उनकी सैलरीज नहीं निकालनी होती, इनको उन लोगों की भी अय्याशियों का ख्याल रखना पड़ता है? तो गरीब कहाँ गया? क्या गरीब कोई क्या कीड़ा मकोड़ा है? कीड़ा मकोड़े की भी शायद इस मुल्क में और शहर में अहमियत होगी। हम तो कीड़े मकोड़ों से भी गुजरे हैं। इनके नज़दीक इनके घरों में जो कुत्ते हैं ना, उसके लिए भी उनकी अहमियत है, लेकिन हम आवाम जो है उनके नज़दीक भेड़ बकरियों कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आपके सामने है ना, अगर आज हमारे जो सदर साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब को दुख या दर्द होता तो क्या उनको नींद आती? आप मुझे एक बात बताएं, आपका बच्चा या मेरा बच्चा, अल्लाह ना करे कि एक वक्त का खाना नहीं खाए, हमें चैन आता है? कोई माँ अपने बच्चे को एक वक्त का खाना दिए बगैर सो सकती है? कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को कोई ख्वाहिश पूरी किए बगैर अपने लिए जूता भी खरीदता है? ये हुक्मरान जो कि हमारे माँ और बाप का दर्जा रखते हैं, जिनका हाल ये होना चाहिए कि हम पहले सुकून से सोएं, फिर इनको नींद आनी चाहिए चैन की, ये कहाँ? हमें तो कीड़े मकोड़ों से भी हकीर कर दिया है और ये समझते भी हमें हकीर हैं। आप देख लें, क्या आप मेरे लिए आसान है किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मिलना? मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं जो है लाखों करोड़ों रुपए साल का टैक्स देता हूँ। क्या इस मुल्क में किसी टैक्स पेयर की इज़्ज़त है?
जो ये गार्ड्स और जो ये लोगों को लेके घूमते हैं, इनकी तनख्वाहें आपके और मेरे टैक्सेस से अदा की जाती हैं। जो कर्जे मुल्क के लिए लिए गए, आज तक आप पे और हम पे क्या खर्च हुआ? हमारे तो रोड टूटे हुए हैं, गटरों के ढकने नहीं है, सेवरेज उबल रही है, घरों में पानी नहीं आता। पानी हम टैंकर से खरीद रहे हैं, पिछले 50 साल से हम टैंकर से पानी खरीद के पी रहे हैं। लोड शेडिंग, पूरे बिल देने के बाद बिजली हमें पूरी नहीं मिलती, हमें तो प्योर हवा भी नहीं मिलती, हम ऑक्सीजन भी प्योर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे घरों के बाहर आप देख रहे हैं कि कचरा किस तरह डंप किया हुआ। तो ये तो अब हम तो किसी खाते में हिसाब किताब में नहीं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन के, ब्रांडेड पर्स लेके, ब्रांडेड घड़ियाँ पहन के, आज 15 करोड़ रुपए की V8 है जिसमें ये घूमते हैं। इसके पीछे 4-4, 5-5 रिवोज होती हैं, जो सिर्फ गाड़ियों में 25 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। वो हमारा क्या ख्याल करेंगे? ये तमाम लोग जितने भी ऊपर हुक्मरान हमारे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ हम पे हुकूमत करने के लिए आए हैं, ये हमारा कोई भी मसला हल नहीं करेंगे। जी, हमारे साथ थे शर्जील गोपलानी साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत खुले अल्फाजों में और बहुत प्यारी गुफ्तगू की है इन्होंने, बिना डरे, बिना किसी चीज़ के रुकावट के। अगर हर बंदा, हर शहरी या मैं ये कहूँ बिज़नेसमैन इस तरह से बात करे तो शायद जो हमारे हुक्मरान अपने कमरों में बैठे हुए हैं, अपने मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनको आवाम की परवाह नहीं है, तो शायद थोड़ी सी गैरत उनको जाग जाए, उन थोड़ी सी गैरत जो है उनकी आंखों में हमें नज़र आए और वो रोडों पर आएँ और अपनी आवाम का हाल देखें कि लोग भूख से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। अपनी औलाद अपनी ही होती है, लेकिन हमेशा से कराची के साथ जो है वो सौतेली माओ वाला जो है वो सलूक किया जा रहा है। लोगों को आटा चीनी के लिए जो है वो हमारी ख़वातीन को लाइन में लगना पड़ रहा है। हम किस इस्लामी सियासत की बात कर रहे हैं? हम किस इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं? हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर आटे के लिए हमें लाइन लगाना पड़े? मेरी आवाम से इतनी सी दरख्वास्त है कि अभी भी अपने लिए सोचें, अपने लिए आवाज़ उठाएं। कल मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ। जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।